सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और इनका व्याकरण से क्या संबंध है। पढ़ते हैं पाठ को और जानते हैं सभी बातें विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। खंड क व्याकरण के अंतर्गत हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, उन्हें देखते हैं और उनके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ते हैं। विद्यार्थी काम कर रही हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, लड़का कलम से लिख रहा है। तो 3 चित्र बने थे और उनके नीचे 3 वाक्य लिखे हुए थे। पहले चित्र में विद्यार्थी अध्यापक का इशारा समझकर काम कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है अध्यापका ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो अध्यापक होगा, अध्यापका नहीं होगा। हम का इसको डंडे को कट कर देते हैं। इशारा समझकर काम कर रहे हैं। अगला है दूसरे चित्र में नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं। तीसरे चित्र में लड़का कलम से अपना लेख लिख रहा है। ठीक है, ये कार्य हो रहा है। तो बच्चों हमने इन तीनों वाक्यों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से क्या बात जानी कि पहले में तो जो अध्यापक है वो बच्चों को इशारा दे रहा है और इशारा समझकर वो काम कर रहे हैं। दूसरे में नेताजी बोलकर अपना भाषण दे रहे हैं और तीसरे में बच्चा लिखकर अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकते वे भी संकेतों के माध्यम से अपने भावों को किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। भूख प्यास लगने पर बच्चा रोककर अपनी आवश्यकता को समझा देता है। आपस में बातचीत करने के लिए संकेतों से काम नहीं चलता। तो बच्चों जो बोल नहीं सकते वो इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपनी बात बताते हैं। जैसे भूख लगने पर, प्यास लगने पर हम संकेत के माध्यम से बता सकते हैं। बच्चा रोकर जब उसको भूख लगती है वो बता देता है कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है। लेकिन हम संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी हर बात को नहीं कह सकते। उसके लिए या तो हमें अपनी बात को लिखकर समझाना पड़ता है या फिर बोलकर। लिखने और बोलने के माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। तो जो भाषा की परिभाषा होगी वो इस प्रकार है। जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा हमारे मन में जो भी विचार उठते हैं उसको हम दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के मन में जो विचार उठते हैं उनको हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो बोलकर बताएगा और हम सुनकर समझेंगे। हम बोलकर बताएंगे तो वो सुनकर समझेगा, या फिर हम लिखकर भी विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यही भाषा है। अब आता है भाषा के भेद, यानी कि भाषा कितनी प्रकार की होती है, अर्थात भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। ये 2 रूप हैं। जानते हैं दोनों के बारे में अलग अलग। पहली आती है मौखिक भाषा। मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो हम अपने मुंह से बोलते हैं और हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं वही मौखिक भाषा है। इसे हम मुख द्वारा बोलते हैं तथा कानों द्वारा सुनते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे बातचीत, वाद विवाद, फोन पर बात करना। तो जो भी हम चीज अपने मुंह से बोले और सामने वाला उसको अपने कानों से सुने वही मौखिक भाषा है। दूसरा बोले और हम अपने कानों से सुने तो मौखिक भाषा है। जैसे आपस में बातचीत करना, वाद विवाद करना, फोन पर बात करना, और जो नेताजी का भाषण था वो भी मौखिक भाषा का ही रूप था। अब आते हैं दूसरी भाषा जिसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जब हम अपनी बातों को, अपने मन में उठने वाले विचारों को लिखकर व्यक्त करें, दूसरा उनको पढ़कर समझे, तो वो लिखित भाषा का रूप है। तो लिखित भाषा में कौन कौन सी चीज आती है, जैसे समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र हो गए, पुस्तकें हो गई, ये सब चीजें हमारी लिखित भाषा के रूप ही हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी आदि संसार की प्रमुख भाषाएं। तो संसार बच्चों बहुत बड़ा, दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी जाती हैं। और उनमें से ही कुछ भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी आदि। अब आते हैं
भारतवर्ष की भाषाएं, हमारे देश भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ के राज्यों में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ राज्यों की भाषाओं के नाम दिए गए हैं। तो हमारा देश भारत बहुत विशाल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, इसीलिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर राज्यों के नाम और भाषाएं दी हैं। चलिए पढ़ते हैं। राज्य का नाम, भाषा का नाम। बिहार राज्य में बोली जाती है हिंदी। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। दिल्ली हिंदी। हरियाणा राज्य में हिंदी। महाराष्ट्र राज्य में मराठी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मराठी। अब और भी हैं राज्यों के नाम और भाषा का नाम। केरल, केरल में मलयालम। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। कर्नाटक में कन्नड़। पश्चिमी बंगाल में बांग्ला। ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। तो बच्चों ये हैं कुछ राज्य और उनकी भाषा। इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं। अब आता है बोली। अभी हमने जाना भाषा के बारे में, अब हम जाते हैं बोली के बारे में। बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा और बोली में अंतर निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है। तो बोली को बच्चों क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, यानी कि छोटे से सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। वहां के रहने वाले निवासी ही उस बोली को समझ पाते हैं, जबकि भाषा का रूप बहुत विस्तृत है और बोली का लिखित रूप नहीं होता। हम भाषा और बोली में निम्न अंतरों के माध्यम से जानते हैं कि भाषा और बोली कैसी होती है, मतलब किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर अंतर है भाषा और बोली में। भाषा का क्षेत्रीय रूप विस्तृत होता है, विस्तार होता है, मतलब बहुत ज्यादा जगह पर ही बोली जाती है, जबकि जो बोली होती है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है, छोटी जगह पर बोली जाती है। भाषा में साहित्य रचना होती है, बड़े बड़े जो साहित्य लिखे गए हिंदी के, जैसे हमारा हिंदी का जो साहित्य बहुत विशाल है, तो भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली केवल बोली ही जाती है यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे अवधी और ब्रज। तो बोली केवल बोलने के लिए होती है, मौखिक भाषा है। और अगर कभी ऐसा हो कि बोली में भी साहित्य की रचना होने लगे तो बोली का रूप बदलकर उपभाषा हो जाता है। जैसे हमारी पहले ये बोलियां थी अवधी, ब्रज, लेकिन बाद में इनमें साहित्य की रचना की गई है, इसीलिए ये उपभाषाएं बन गई हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी काम काज में किया जाता है, सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। तो बोली में हम सरकारी कामकाज नहीं कर पाएंगे, बल्कि तो आपस में बोलचाल का ही माध्यम होती है, तो वहां के सीमित क्षेत्र के लोग ही बोलते हैं। अब आती है अगली चीज है हमारी लिपि। प्रत्येक भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लिखने के इस गुण को ही लिपि कहते हैं। तो बच्चों जितनी भी भाषाएं हैं सबकी जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग है, जो लिखने का तरीका, लिखने का गुण ही लिपि कहलाता है। विशेष एक लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हम एक लिपि में एक ही भाषा लिख सके, एक लिपि में कई भाषाएं भी लिखी जा सकती है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, उसमें हिंदी, नेपाली, मराठी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। अब आते हैं परिभाषा। लिपि की क्या परिभाषा होगी? ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं, यानी कि जो हमारे मुख से आवाज निकलती है, जो ध्वनियां निकलती हैं, उनको जब हम लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, और लिखित रूप प्रदान करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा की एक विशेष लिपि होती है। नीचे भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम दिए गए। तो हर मतलब जितनी भी भाषा है उनकी कोई ना कोई लिपि जरूर होती है। तो यहाँ पर भाषा और लिपियों के नाम दिए गए, पढ़ते हैं। भाषा, लिपि। हमारी जो हिंदी भाषा है बच्चों, उसकी लिपि है देवनागरी। गुजराती की भी होती है देवनागरी लिपि। बांग्ला भाषा जो है उसकी बांग्ला लिपि होती है। उसके बाद और भी हैं भाषा और लिपियां।
संस्कृत की होती है देवनागरी, उर्दू की होती है फारसी, अंग्रेजी हमारी जो भाषा है उसकी होती है रोमन। ठीक है, और भी भाषा और लिपियां हैं यहाँ पर, 3 कॉलम बने हुए हैं ना बच्चों। अब आती है मराठी, मराठी भाषा की होती है देवनागरी लिपि। पंजाबी भाषा की होती है गुरुमुखी लिपि। नेपाली भाषा की होती है देवनागरी लिपि। विशेष, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसे नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो जो बच्चों हमारी देवनागरी लिपि है, जो कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है, ये जो बनी है ब्राह्मी लिपि से बनी है, इसको नागरी लिपि भी कहते हैं। और हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। अब हम जानते हैं बच्चों व्याकरण के बारे में, जो हमारा अगला प्रकरण है। हम बातचीत करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य का निर्माण शब्दों से और शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। व्याकरण उन शब्दों और वर्णों को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। तो जब भी हम बातचीत करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों का कैसे बनते हैं? शब्दों को मिलाकर। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को मिलाकर। तो व्याकरण शब्दों को, वाक्यों को, वर्णों को, सबको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण वह शास्त्र है बच्चों जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम उस भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब जानते हैं परिभाषा क्या है व्याकरण की। जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं, शुद्ध रूप से बोलना लिखना सिखाए। अब आते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के कुछ पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, तो चलिए उनको जानते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और मेल का अध्ययन किया जाता है कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णों के क्या आकार है, क्या कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, किस प्रकार से हम उसका उच्चारण करें और वर्णों का किस प्रकार से मेल करें, ये पता चलता है हमें वर्ण विचार से। और फिर शब्द विचार, जिसमें हम जानते हैं इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों तथा उनके भेदों पर विचार किया जाता है कि किस प्रकार से शब्द बने, उनकी रचना कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कितने प्रकार के होते, ये सब हम जानते हैं शब्द विचार के अंतर्गत। फिर आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है कि वाक्य कैसे बने, वाक्य कितने प्रकार के हैं, वाक्य की रचना कैसे होती है, विराम चिन्ह कैसे प्रयोग करें, हम इस सबका अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। तो बच्चों हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, समझा सकते हैं दूसरों को। भाषा के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। तो बच्चों हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए जिसके उत्तर आपको स्वयं देने हैं सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हमें रिक्त स्थान भरने हैं उचित शब्दों से जो कि ऊपर दिए गए हैं। पहला है, ध्वनियों की सहायता से भाषा का निर्माण हुआ। मौखिक भाषा को क्या कहते हैं हम? उच्चारण, यानी कि बोलने वाली भाषा, उच्चारण भाषा भी कहा जाता है। भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो यहाँ पर बच्चों भाषा नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा भारत। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली क्या होती है? बोली एक क्षेत्रीय भाषा होती है। प्रत्येक भाषा की एक विशेष लिपि, आ जाएगा लिपि, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अगला है, सुमेलित कीजिए। यहाँ 2 कॉलम है, हमें मिलान करना है। राज्य और उनकी भाषाएं दी गई हैं, मिलाते हैं। पहला राज्य असम, असम में बोली जाती है असमिया। केरल, केरल में बोली जाती है मलयालम। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। पश्चिम बंगाल में बांग्ला और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। इसके बाद बताइए ये भाषाएं
किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा लिखी जाती है देवनागरी, देवनागरी लिपि में। उर्दू भाषा कौन सी? उर्दू फारसी, फारसी लिपि में उर्दू भाषा को लिखा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी में, देवनागरी लिपि में। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में? गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि में इसको लिखते हैं हम। संस्कृत भाषा ये भी देवनागरी में लिखी जाती है। और बांग्ला भाषा की लिपि होती है बांग्ला, बांग्ला ही इसकी लिपि है। नेक्स्ट है, भाषा का मौखिक अथवा लिखित रूप लिखो कि कौन सी, मतलब कौन से रूप का प्रयोग हुआ है? दादी से कहानी सुनना, क्या है ये भाषा का मौखिक रूप? पिता का पत्र लिखना, ये लिखित हो गया, लिखित रूप हो गया। फिर है नेता का भाषण देना, ये हो गया मौखिक। पुत्र द्वारा पिता को पत्र लिखना, लिखित। दो मित्रों का आपस में वार्तालाप करना, ये हो गया क्या? मौखिक। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और परिभाषा को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।